नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबरों ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी शाहिद उमेर। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है, आपको बता दूं कि न सिर्फ हैदराबाद बल्कि रियासत तेलंगाना के मुख्तलिफ मकामात पर वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। और ख़ासतौर पर आप देखेंगे कि हैदराबाद में कहीं पर बारिश हो रही है तो कहीं पर मौसम बिल्कुल मोतदिल दिखाई दे रहा है। वैसे भी नाज़रीन, जहाँ तक बारिश का सवाल है, आपने देखा कि 5 दिन कबल अफजल नगर नाले पर जो हादसा पेश आया था, उसके नतीजे में 2 अफराद अपनी ज़िंदगी से महरूम हो गए थे, पानी में बह गए थे, अफजल नगर नाले में गिरकर वो बह गए थे और वो उनकी लाशें भी दस्तयाब नहीं हुई थी। लेकिन अब इतला आई है कि एक नौजवान अर्जुन की लाश बरामद हो गई है, लेकिन शहर में बरामद नहीं हुई है, बल्कि आपको बता देंगे यदाद्री भुवनगिरी ज़िले के संगम ब्रिज के नीचे उसकी लाश दस्तयाब हुई है। जबकि उसके अंकल राम के बारे में कहा जाता है कि उसकी लाश अब तक बरामद नहीं हुई है। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि किस तरह कल 11:30 बजे रात एक हादसा पेश आया जिसमें एक नौजवान पानी में बहने के नतीजे में अपनी ज़िंदगी से महरूम हो गया, लेकिन उनकी लाश बरामद कर ली गई है। मैं बात कर रहा हूँ मोहम्मद शफी की, जो कवाड़ीगुड़े के रहने वाले हैं और बाद इतलात में बताया गया कि मुशीराबाद के रहने वाले हैं। तो बहरहाल इस तरह का वाक़या पेश आया है तो आप अंदाज़ा कीजिए कि किस तरह घर वालों पर एक मुसीबतों का पहाड़ और गम का पहाड़ टूट पड़ता है। लेकिन हम आपसे ये गुजारिश कर सकते हैं कि जहाँ कहीं अगर आपके इलाके में बारिश हो रही है तो घर से बाहर मत निकलिए, क्योंकि कई मुकामात पर ये देखा गया है कि मैनहोल कवर जो हैं वो खुले पड़े हैं और कहीं पर ऐसा लगता है कि यानी घुटनों तक पानी जमा हो गया है। अगर आप गिर जाएंगे तो फिर हादसे का शिकार हो जाएंगे। और आजकल हाल ये हो गया है कि अगर एक हड्डी को भी यानी नुकसान पहुंचता है या फ्रैक्चर आता है हड्डी में तो फिर हज़ारों रुपये बल्कि लाखों रुपए उस पर खर्च हो जाते हैं ऑपरेशन के। एक तो ऑपरेशन, दूसरा आप रोज़गार से महरूम हो जाएंगे, तीसरे आपकी मुसीबत का सिलसिला शुरू हो जाएगा। तो खबरदार, घर से बाहर मत निकलिए। बारिश अगर होती है, ख़ास तौर पर ये देखा जा रहा है कि लोग बारिश होने के बावजूद भी घरों से बाहर निकलते हैं। ठीक है, अगर शदीद ज़रूरत है तो आप निकलिए, लेकिन ये देखिए कि जिस राह पर आप चल रहे हैं कहीं उस राह में मैनहोल कवर तो खुले नहीं है या गड्ढे तो नहीं पड़े हैं और क्या आप हादसे का शिकार नहीं हो सकते, ये देखना बहुत ज़रूरी है। तो बहरहाल इस तरह की खबरें हमारे पास हैं नाज़रीन। लेकिन हम आपके लिए चलते हैं बिहार में ऐसा लगता है कि हालात ख़राब करने की पूरी कोशिशें हो रही हैं और फ़िरका परस्ती को हवा देने की कोशिशें की जा रही है। ऐसा ही एक वाक़या आपको बता दूं कि बिहार में काकू विलेज ज़िले जहानाबाद का ये इलाका है, वहाँ पर पेश आया है, जहाँ पर एक 70 साला मुस्लिम शख्स को एक अक्सरियती तबके से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान ने मार कर कत्ल कर दिया। और आपको हैरत होगी कि ये जो कत्ल हुआ है सिर्फ 5 रुपये के लिए हुआ है, क्योंकि टॉल मनी जो थी वो देने से यानी 15 रुपये थी। और उस शख्स जिसका नाम सैयद मोहसिन, उनका नाम मोहम्मद मोहसिन बताया गया है, उम्र 70 साल बताई गई है, तो वो 10 रुपये अदा करते हैं और कहते हैं कि विकी पटेल जिसने उन्हें कत्ल किया है उससे कहते हैं कि आप वापस जाइए, फिर वापसी में आप 5 रुपये लेते जाइए। लेकिन विकी पटेल नाराज़ हो जाता है और फिर उन पर हमला कर देता है। नतीजे में मोहम्मद मोहसिन वहीं पर दम तोड़ देते हैं। और आपको बता दूं कि एक कमसिन उनका जो पोता या नवासा है उसके सामने ये कत्ल की ये वारदात पेश आती है। अब पुलिस कह रही है कि हम विक्की पटेल की तलाश में है, विक्की पटेल मफरूर है। और विक्की पटेल के बारे में बताया जाता है कि वो बीजेपी लीडरों से ताल्लुक़ रखता है और ख़ास तौर पर बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर और बीजेपी के कई अहम कायदीन के साथ उसकी तस्वीर हैं। तो उसका मतलब ये नहीं कि आप मोदी के साथ तस्वीर ले लेंगे, किसी का कत्ल कर देंगे, अमित शाह के साथ हंसी मजाक करते हुए तस्वीर लेंगे, किसी का कत्ल कर देंगे और आपको माफ़ कर दिया जाएगा। ये ऐसा नहीं है। हिंदुस्तान में कानून है और कानून की हुक्मरानी है और पुलिस को भी चाहिए कि फौरी उस कातिल को गिरफ्तार करे, उस मुलजिम को गिरफ्तार करे और उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाए कि एक 5 रुपये के लिए अगर वो कत्ल कर सकता है तो 50 रुपये के लिए क्या करेगा। तो बहरहाल हम चलते हैं शाहिद उमेर की तरफ और इस वाक़े के बारे में पूछते हैं कि क्या बिहार में जंगल राज चल रहा है। सर, अगर हम जंगल राज की बात करें तो वहाँ की जनता बखूबी जानती है, लेकिन अभी आपने जिस घटना का जिक्र किया है इसमें गौर करने वाली बात यह है कि जिस 10 से 15 रुपए को लेकर चर्चा की जा रही है, ऐसा भी नहीं कि कोई उधार हो या उसकी पैसा हो। कहा यह जा रहा है कि वहाँ की जो नगर परिषद है वहाँ पे पैसे जो कह ले कि ठेकेदार जो होते हैं पैसा वसूलते हैं, उसमें इस विक्की कौशल का नाम था और महज ये उससे पैसे लेने के लिए गया था। वहाँ पे चुंगी बाजार कहा जा रहा है। वहाँ पर उस पैसों को लेकर बात विवाद बढ़ते गया और आने वाले वक्त में नतीजा ये हुआ कि
कि मौत के घाट उसको उतार दिया गया। लेकिन जिस तरह से बिहार की अगर हम बात करें तो पिछले कुछ महीनों में या कुछ सालों में अगर हम आंकड़े की बात करें तो जब से वहां पे नीतीश कुमार बीजेपी के साथ गठबंधन में आए, उसके बाद से लगातार एक के बाद एक, हम चाहे बिहार की राजधानी पटना की बात करें या आसपास के जितने भी डिस्ट्रिक्ट है वहां की बात करें, लगातार खुले तौर पे हत्याएं लगातार होती जा रही हैं। लेकिन अब एक वक्त जब था जब नीतीश कुमार खुद आरजेडी को जंगल राज बताया करते थे, लेकिन अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि अगर उस वक्त जंगल राज था तो फिर अब ये क्या है? क्योंकि अगर हम जहानाबाद की बात करें तो वहां पे अगर सच में किसी पैसे के लिए अगर बात होती या अमूमन तौर पे कोई रंजिश नहीं होती तो महज एक इंसान किसी को 10 से 15 रुपए के लिए क्यों मौत के घाट उतार देगा? वो भी ऐसा नहीं कि कोई कर्जदार हो या फिर आपके वो पैसे हैं, आप वहां पे ठेकेदार हैं, एक तो गैर तौर पर आप वहां पे पैसा वसूल रहे हैं। वही दूसरी तरफ जिस तरह से अभी खबर सामने है कि मोहसिन को मौत के घाट उतार दिया गया है, वही उसके बाद से ये भी कहा जा रहा है कि NH 33 जो है उसको वहां के लोगों ने जाम कर दिया था। प्रशासन ने समझा बुझाकर वहां से उस रास्ते को खाली कराया, लेकिन अभी भी कहा जा रहा है कि इस मामले में अभी तक लोगों की नाराजगी है और देखने वाली बात होगी कि इस पे क्या जांच कमेटी बैठती है, क्या उस पर एक्शन लिया जाता है। क्योंकि अभी आपने भी कहा कि कौशल की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो पाई है, तो सवाल यह है कि बिहार के लॉ एंड ऑर्डर क्या काम कर रहा है कि एक अपराधी किसी का कत्ल कर देता है और वहां से उस डिस्ट्रिक्ट से वो भाग जाता है और पुलिस को इसकी सुराख भी नहीं मिल पाती है। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहां तक पुलिस का सवाल है, पुलिस का कहना है कि हमने BNS की दफ़ा 103 यानी मर्डर के तहत उसका मुकदमा दर्ज किया या इक़दाम कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया है और उसकी तलाश, उसकी गिरफ्तारी के लिए तलाश जारी है। अब देखना यह है कि पुलिस किस तरह के इक़दाम करती है, लेकिन उम्मीद है कि उस कातिल को यानी जिसने उस मोहसिन को कत्ल किया है उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब देखना यह है कि बीजेपी वाले या जो कायदीन है वो उसको किस तरह बचाते हैं, क्योंकि डिप्टी चीफ मिनिस्टर के साथ भी उसकी तस्वीर मौजूद हैं, बीजेपी कायदीन के साथ भी उसकी तस्वीर मौजूद है। वैसे भी नाज़रीन, जहाँ तक बिहार का सवाल है, आप देखेंगे बिहार में इंतखाबात होने वाले हैं। पहले ही आपने देखा कि किस तरह बीजेपी हुकूमत ने SIR के ज़रिए वहाँ मुसलमानों को और दलितों को और कमज़ोर तबक़ात को सताने की कोशिश की है। 65 लाख से ज़ायद राय दहिंदों को नाम जो है वो फ़हरिस्त राय दहिंदगान से निकाल दिए गए हैं, हज़फ कर दिए गए हैं। और आप अंदाज़ा कीजिए 65 लाख कोई मामूली तादाद नहीं होती। जबकि अमित शाह वहाँ जाते हैं या मोदी वहाँ जाते हैं तो कहते हैं कि दरअंदाज बिहार में आ गए हैं। तो फिर आप क्या कर रहे थे? क्या आप किसी घोड़े की मालिश कर रहे थे कि दरअंदाज मुल्क में दाखिल होते हैं और आपको पता नहीं चलता? आप ओहदे वज़ारत दाखिला पर फायज हैं और आपका ये काम बनता है कि आपके तहत जो निफाज कानून की एजेंसियां हैं उनको अलर्ट करें, पुलिस को अलर्ट करें और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को अलर्ट करते हुए दरअंदाजी को रोकें। लेकिन इसका मतलब ये है कि अगर आप कहते हैं कि दरअंदाज पहुँच गए हैं मगरबी बंगाल में, दरअंदाज पहुँच गए हैं आसाम में, दरअंदाज पहुँच गए हैं बिहार में, तो फिर आप क्या कर रहे थे? ये आपकी नाकामी है और आपको इस नाकामी की जिम्मेदारी कबूल करते हुए अपने ओहदों से इस्तीफा दे देना चाहिए। तो बहरहाल ये भी सोच लेना चाहिए कि आप इल्ज़ाम तो आयद करते हैं दरअंदाजी हो रही है, तो फिर दरअंदाजी 11 साल से क्या किसकी हुकूमत है? क्या कांग्रेस की हुकूमत है यहाँ पर? क्या कम्युनिस्टों की हुकूमत है जो आप जिम्मेदारी आयद करेंगे? अरे मेरे भाई, 11 साल के दौरान सरहद पर भी कब्जे हुए हैं, चीन ने दरअंदाजी की है, लेकिन हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की हुकूमत उन्हें क्लीन चिट देती है चीन को कि एक ही जमीन पर भी कब्जा नहीं हुआ। तो राहुल गांधी क्या गलत कर रहे हैं? और आप देखेंगे अमेरिकी कांग्रेस जो सैटेलाइट इमेजेस लिए हैं, क्या वो गलत हैं? या फिर फिर आप देखेंगे कि जिस तरह वाक़यात पेश आया था दरअंदाजी के दौरान, हमारे 20 सिपाही मारे गए थे, शहीद हो गए थे, क्या वो गलत था? सुब्रमण्यम स्वामी बीजेपी के लीडर हैं, बीजेपी के साबिक रुकन पार्लियामेंट है और साबिक मरकजी वजीर भी रह चुके हैं। आप अंदाजा कीजिए कि वो इल्जाम आयद कर रहे हैं कि चीन ने मुल्क में दरअंदाजी की है, क्या वो गलत है? और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने मादर वतन से गद्दारी की है, ये कह रहे हैं सुब्रमण्यम स्वामी। लेकिन मोदी में हिम्मत नहीं है और ना ही अमित शाह में हिम्मत है और जुर्रत है और ना बीजेपी वालों में हिम्मत है कि सुब्रमण्यम स्वामी के किसी सवाल का जवाब दे सके। नहीं, देखिए, अगर हम अमित शाह की बात करें तो लगातार प्रधानमंत्री मोदी भी कई बार बिहार के दौरे पे जा चुके हैं। यहाँ तक कि जब देखा गया कि पहलगाम आतंकी हमला हुआ, जब प्रधानमंत्री वापस देश को लौटे तो सबको यही उम्मीद थी कि शायद वो वहाँ के लोगों से मिले, लेकिन अगले दिन वो सीधा बिहार पहुँच जाते हैं। अमित शाह भी बिहार के दौरे पर है, बेगूसराय में उन्होंने ताबड़तोड़ अपनी भाषण दिया है, स्पीच दी और भी कई ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर अमित शाह पहुँचे। लेकिन बेगूसराय में उन्होंने ये कहा कि इस बार हमारी ऐसी बहुमत होगी, ऐसी जीत होगी कि अगली बार तेजस्वी यादव चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। अब अगर हम जीत के दावे की बात करें तो अमूमन तौर पर लोग कैस लगाते हैं, लेकिन अभी जिस तरह से राहुल गांधी लगातार वोट चोरी के आरोप लगा रहे हैं, तो क्या उसी बुनियाद पे अमित शाह को शायद इतना यकीन है कि हमारा प्रचंड बहुमत आ सकता है बिहार में? वही दूसरी तरफ अगर हम बिहार की बात करें तो जिस तरह से राहुल गांधी ने वोट चोरी को लेकर बिहार में यात्रा निकाली थी, उसको केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वो वोट चोरी की
जो यात्रा थी वो नहीं थी और उसको उन्होंने घुसपैठिया बताया। अब सवाल ये होता है कि खुद आप गृह मंत्री हैं, आपके पास पूरी पावर है, तो आखिरकार बिहार की हम बात करें या फिर अदर स्टेट की बात करें, वहां पे घुसपैठिए हो या आतंकवादी हो कैसे घुस जाते हैं? तो खुद बीजेपी अपनी स्पीच देकर अपने ही खुद पैर पे कुल्हाड़ी मार रही है। लेकिन बिहार की जनता की अगर हम बात करें तो बार बार विपक्ष जो ये आरोप लगाते रह रहा है कि इस बार भी या हमेशा बीजेपी लगातार बिहार के लोगों को गुमराह करने की कोशिश करती है। हमने देखा कि बिहार में किस तरह से लगातार वहां पे राहुल गांधी ने जब रैलियां निकाली वोट चोरी को लेकर, तो वहां पे एक बड़ी तादाद में लोग पहुंचे, युवा पहुंचे। उसमें एक खास बात यह भी देखने को मिली कि उस रैली में कई ऐसे युवाओं की तस्वीरें भी सामने आई जो राहुल गांधी से डायरेक्ट 1-on-1 बात करते हुए नजर आए। राहुल गांधी वहां के जो उद्योग है या फिर जो युवा है, हमने ये भी देखा कि वहां के कुछ ऐसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, उनसे भी उन्होंने बात की। तो अमूमन तौर पर यह कहा जा रहा है कि जिस तरह से राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा निकली, उसके बाद से बीजेपी में एक अलग बेचैनी पसरी हुई और यही वजह है कि लगातार वहां पे बीजेपी अब अपनी तैयारी शुरू कर रही है। खास बात यह भी है कि पिछले कुछ महीनों में नीतीश कुमार ने वहां पे कई सारी योजनाएं जो है वो लागू करने की कोशिश की। उसको लेकर बेगूसराय में कहा है कि अमित शाह ने कहा कि 2014 के बाद से 2025 तक अभी तक हमारी सरकार ने, यानी एनडीए की सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने कई ऐसे वादे किए और पूरा किए। उन्होंने एक खास 125 यूनिट बिजली जो नीतीश कुमार ने फ्री करने की बात की थी उसका भी उन्होंने जिक्र किया। लेकिन खास बात यह भी कि वही नीतीश कुमार जब विधानसभा में बोलते हैं कि हम बिजली फ्री नहीं करेंगे, एक वक्त ऐसा आया कि अब उनको बिजली फ्री करना पड़ेगा, तो अब उसका भी क्रेडिट भाजपा लेने की कोशिश कर रही है। लेकिन इसमें भी एक पहलू यह है कि सर, कि आपको बता दें कि जब से 125 यूनिट बिजली फ्री करने की बात की गई है, तब से लगातार ऐसे लोगों की शिकायत आ रही है कि बिहार में बिजली की जो हम कह ले पावर है वो इतनी कम मिल रही है कि अगर आपके पास कोई बड़ा कोई अगर सिस्टम हो तो वो पावर ले ही नहीं पा रहा। आप समझे कि वहां पे वोल्टेज कितनी धीमी हो गई है। तो बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक वोल्टेज की बात कर रहे हैं हमारे उमेर, मैं समझता हूँ कि नीतीश कुमार का वोल्टेज भी कम हो गया है या ख़त्म होने जा रहा है, क्योंकि वो अजीब व गरीब हरकतें करते हैं। उनके ऐसे वीडियोस जानबूझकर मैं समझता हूँ कि वायरल करवाए जा रहे हैं। कोई यानी ऐवान में एक जो रुकन है वो तकरीर कर रहा है, तो नीतीश कुमार उसके हाथों को पकड़ते हैं, उसके आप घड़ी को देखते हैं या उसके जो हाथ में नाड़े होते हैं उसे पकड़ना शुरू कर देते हैं। कुछ अजीब व गरीब हरकतें करते हैं, कभी मुस्कुराते हैं, कभी गुस्से में आते हैं। तो ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ नीतीश कुमार के साथ बुरा हो रहा है, और ये बुरा होने वाला मैं समझता हूं कि असेंबली इंतखाबात से ऐन कबल भी हो सकता है कि नीतीश कुमार को बीजेपी यानी बलि का बकरा बना दे और उसके बाद उनके नाम पर वोट वसूल करे। अब बलि का बकरा बनाने की बात जो मैंने कही है, आपको इशारों में सब कुछ कह दिया है, आप समझदार हैं और समझ सकते हैं। वैसे भी नाज़रीन, जहां तक हैदराबाद का सवाल है, हैदराबाद हो या तेलंगाना में टिमरीज जो स्कूल्स हैं उसके नायब सदर नशीन है फ़हीम कुरैशी के बारे में कई मुतनाज़ा बयानात मंजर आम पर आ चुके हैं। ये चाहे हो तेलुगु मीडिया हो या फिर सोशल मीडिया हो, कई ऐसे वीडियो भी वायरल्स में हैं जिनमें उनके किरदार पर, उनके कैरेक्टर पर उंगली उठाई गई है और उनके माजी पर उंगली उठाई गई है और उन्हें एक कंट्रोवर्शियल फिगर करार दिया गया है, मुतनाज़ा शख्सियत करार दिया गया है। लेकिन हमें यानी फ़हीम कुरैशी की शख्सियत से कुछ लेना देना नहीं है, ना ही उनके किरदार से, ना उनके माजी से, ना उनके मौजूदा हालात से या मुस्तकबिल से कोई हमें दिलचस्पी है। लेकिन एक बात ज़रूर है कि अगर आप किसी ओहदे पर फायज होते हैं तो वहाँ के जो मुलाजिमीन हैं उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना आपका फ़र्ज़ बन जाता है। लेकिन आपको बता दूँ कि टिमरीज़ के कम अज़ कम 200 असातिज़ा ने आज नामपल्ली में वाक़े टिमरीज़ के हेडक्वार्टर पर यानी सदर दफ्तर पर एहतजाज किया और संगीन इल्ज़ामात भी आयद किया और कहा कि अपनी बरहमी का इज़हार किया, अपनी गुस्से का इज़हार किया। कहा कि हुकूमत जानबूझकर उनकी जो तनख्वाहें थी उसमें अचानक बिना किसी प्रियर नोटिस के यानी किसी नोटिस के बगैर हुकूमत ने 35,000 जो असातिज़ा की तनख्वाह थी माहाना उसमें कटौती करते हुए, इसमें तखवीफ करते हुए 18,200 रुपये कर दिया है। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि आधी तनख्वाह उनकी काट दी गई है तकरीबन। तो ऐसे में क्या ये टीचर्स बिरादरी जो हैं, हर कोई आप देखेंगे कि दौलतमंद नहीं होता, ये मुतवस्सित और गरीब तबक़ात से ताल्लुक़ रखते हैं और ख़ास तौर पर जो इल्म की रोशनी फैलाते हैं, ये टीचर्स के साथ इस तरह का सलूक बहुत ही ख़तरनाक है। तो बहरहाल आज 200 टीचर्स ने एहतजाज किया, बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज में। कई और टीचर्स भी वहाँ पर शामिल हो गए थे और उन्होंने हुकूमत पर शदीद तनक़ीद की, बरहमी का इज़हार किया कि आप किस तरह आपको हक़ पहुँचता है कि महंगाई के इस दौर में, जबकि आप दालें देखेंगे कि एक आम आदमी ख़रीद नहीं सकता और अशियाए माहतियाज की जो कीमतें हैं वो आसमान को छूने लगी है और आम आदमी बहुत परेशानी में है। ऐसे में अगर तनख्वाहें कम करती है हुकूमत तो ये बहुत ही ख़तरनाक बात है। सर देखिए, अगर हम तनख्वाह कम करने की बात करें तो पहली बार ऐसा देखा जा रहा है शायद कि कोई ऐसी
लाइन में आप तनख्वाह कम करने की बात करें, क्योंकि अगर हम फ़हीम कुरैशी की बात करें तो अमूमन तौर पे ये कहा जाता है कि फ़हीम कुरैशी लगातार सीएम रेवंत रेड्डी काफ़ी उनके नज़दीकी है, लेकिन कहा यह भी जाता है कि आप जिस ओहदे पे हैं कुछ वक्त तक ओहदे पे हैं, ओहदे जब तक है तब तक आपकी पहचान है, लेकिन अगर सच में आप आवाम के लिए कुछ काम कर रहे हैं, अगर दिल से आप उनसे जुड़े हुए हैं तो ओहदा आपके पास हो या ना हो, लेकिन लोगों के बीच आप जाइएगा, मोहब्बत आपकी हमेशा बरकरार रहेगी। लेकिन जिस तरह से इस बार प्रमोशन की जगह डिमोशन किया जा रहा है, आप बताएं कि तनख्वाह कहाँ आपने 35,000 है, उसके बाद सीधे आप आधी कर देते हैं, तो आप समझे जो वहाँ पे टीचर्स हैं, फ़हीम कुरैशी की भी अगर बात करें तो शायद वो ये भूल रहे हैं कि वो इस ओहदे पे जहाँ अभी हैं वो भी किसी टीचर से पढ़कर ही वहाँ तक पहुँचे होंगे, किसी से इल्म हासिल किए होंगे। लेकिन जिस तरह से अब लगातार टीचर्स पे गांज गिर रही है, अमूमन तौर पे यकीनन कहा जा सकता है कि आने वाले वक्त में ये उस बिरादरी के लिए काफ़ी मुश्किल होगी जिसको ये टीचर्स इल्म दे रहे हैं, ताकि आने वाले वक्त में वो किसी अच्छे मकाम पे पहुंचे। लेकिन सवाल ये भी खड़ा होता है कि फ़हीम कुरैशी की चुप्पी क्या किसी के इशारे पे है या फिर वो भी मजबूर है कि चाहकर भी कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। बहरहाल एक और खबर की जानिब हम आपको लिए चलते हैं। इस खबर का ताल्लुक आपको बता दें कि ये राहुल गांधी से है। राहुल गांधी आपने देखा कि किस तरह हुकूमत को और इलेक्शन कमीशन को बरहना करते जा रहे हैं, उन्हें नंगा करते जा रहे हैं, और वोट छोर के जरिए नारा जो उन्होंने वोट छोर का नारा लगाया है उसके ज़रिए उन्होंने हलचल मचा दी है, न सिर्फ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में बल्कि हुकूमत मोदी हुकूमत में भी। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि राहुल गांधी ने फिर एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और आप देखेंगे कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से घबराते हैं, और अगर वो कहीं पर तकरीर करते हैं तो इश्तियाल अंगेजी में सबसे आगे हो जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप तकरीर तो कर लेते हैं, आप खिताब तो कर लेते हैं, आप बकवास तो कर लेते हैं, लेकिन जब सहाफ़ियों से बात आती है या सवालात की बात आती है तो आप ना सवालात के जवाब दे सकते हैं और ना ही आप उनका सामना कर सकते हैं। वैसे भी गुजरात के चीफ मिनिस्टर की हैसियत से जब आपका इंटरव्यू लिया गया था तो आप जवाबात नहीं दे सके और फिर पानी पीने लगे थे, आपके पसीने छूट गए थे। तो आपको सहाफत से बातचीत के लिए भी तैयार रहना चाहिए, लेकिन आप नहीं रहते। तब तक बहरहाल राहुल गांधी ने यह बता दिया है कि हम अपना किरदार जो है, इमेज जो है वो साफ रखते हैं। यही वजह है कि हम बात करते हैं तो बिला झिझक बात करते हैं, बिला रोक टोक बात करते हैं, बिला यानी डर खौफ के बात करते हैं। तो बहरहाल राहुल गांधी ने चीफ इलेक्शन कमीशनर के खिलाफ संगीन इल्जाम आयद किए और कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार उन लोगों का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं जो मुल्क में जमहूरियत को नुकसान पहुंचा रहे हैं, वोट चोरों का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं यानी ज्ञानेश कुमार। और आपको ये बता दें कि ज्ञानेश कुमार काफ़ी बरहम हो गए थे। अब ये कहा जा रहा है कि ज्ञानेश कुमार को उन्होंने ललकारा और कहा कि विद इन ए वीक यू हैव टू सबमिट योर ओपिनियन बोलकर उन्होंने कहा सीआईडी को आपका ओपिनियन देना चाहिए और आपका मौक़िफ़बाज़ी करना चाहिए, क्योंकि कर्नाटक में आपने सेंट्रलाइज जो सिस्टम है करप्शन का उसके ज़रिए वोट की चोरी की है। जैसे अगर हम आज की पूरी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करें तो इनमें कुछ ऐसी चीज़ें रही जो देखा गया कि पहले बार फिर पलटवार हुआ। पिछले बार जब राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उसके बाद इलेक्शन कमीशन आता है और वो राहुल गांधी को 7 दिन का वक्त देता है कि आप हलफनामा दायर करें या माफी मांगे, लेकिन इस बार उल्टा हुआ। राहुल गांधी ने खुद उनको मौका दे दिया कि आप 7 दिन के अंदर इस पर पूरा आरोप पत्र दायर करें या जो चीज़ है इसको क्लियर करें। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि पिछली बार जब उन्होंने एक विधानसभा का जिक्र किया उसके बाद से राहुल गांधी पे लगातार ये आरोप लगाए गए कि जब चुनाव आप हारते हैं वहां पे आप इन चीजों का जिक्र करते हैं। लेकिन इस बार खास बात यह रही कि जिस 2 विधानसभा का इन्होंने जिक्र किया उसका पूरा रिकॉर्ड दिखाया, उसमें ऑलरेडी एक विधानसभा पे खुद उन्हीं के एमएलए, लेकिन फिर भी उन्होंने बताया कि कैसे इस विधानसभा में 60,000 वोट काटे गए हैं। आपको जानकर यह हैरानी होगी कि कर्नाटका सीआईडी ने 18 बार इलेक्शन कमीशन को लेटर लिखा है कि हमें इसकी जानकारी दी जाएगी कैसे यहाँ पे वोट काटे जा रहे हैं। खुद राहुल गांधी ने जब उस मंच पे चढ़ा, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो उन्होंने ये कहा कि जब तक हमारे पास प्रूफ नहीं है तब तक हम यहाँ पे कोई भी स्पीच नहीं देंगे, क्योंकि अमूमन तौर पे बीजेपी के पास कहा जाता है कि पूरी सिस्टम है, अगर आप एक लफ्ज भी गलत बोलते हो तो आपका तुरंत एक्शन हो सकता है। तो राहुल गांधी बखूबी पता है उनको कि मैं विपक्ष की आवाज उठा रहा हूं तो हमें क्या बोलना है। लेकिन खास बात यह भी रही कि जिस तरह से राहुल गांधी ने आरोप लगाया, कुछ लोगों को वहां पर खुद उन्होंने पेश किया, सामने लाया कि एक इंसान जिसके नाम पर ऑलरेडी 6 से 7 लोगों के वोटर जो है वो काटे जा चुके हैं और उसको पता भी नहीं कि हमारे नाम से ऑलरेडी एप्लीकेशन जा रहे हैं। उन्होंने कुछ मोबाइल नंबर्स की भी उन्होंने डिटेल्स निकाला, उसमें देखा गया कैसे जो मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर खुद उस स्टेट के नहीं है, आसपास के स्टेट के दिखाए जा रहे हैं। और यही वजह है कि लगातार सीआईडी भी ये मांग कर रही है कम से कम वो जो हार्ड डिस्क है या जो चीजें हैं वो हमें दी जाए, ताकि हम पता लगा सके कि आखिरकार ये वोट जो लगातार काटे जा रहे हैं वो किसके आरोप पे काटे जा रहे हैं। राहुल गांधी ने एक मिसाल देते हुए कहा कि सुबह के 4 बजे एक इंसान उठता है जिसका नाम नागराज है और वो अचानक
मन में आता है कि हमें 2 वोटर्स के नाम काटने, 4 बजे उठता है, सुबह में एप्लीकेशन डालता है, महज 36 सेकंड में 2 वोटर्स के नाम कट जाते हैं। क्या हो रहा है ये? तो राहुल गांधी ने यह आरोप लगाया कि जहां पे वोटर्स कट रहे हैं वहां पर लगातार विपक्ष के वोटर काटे जा रहे हैं। उन्होंने पार्टियों का भी नाम बताया कि सिर्फ विपक्ष के वोट काटे जा रहे हैं और वोट उन्हीं के जोड़े जा रहे हैं जो इस वक्त सत्ता में। लेकिन जिस तरह से फिर राहुल गांधी ने कहा कि हम 7 दिन का वक्त देते हैं इलेक्शन कमीशन पे जवाब दे। हमें यह भी याद है कि पिछली बार जब राहुल गांधी ने एक बार स्टार्टिंग में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उनको इलेक्शन कमीशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि राहुल गांधी को हम 7 दिन का वक्त देते हैं। अब इस बार राहुल गांधी ने खुद इलेक्शन कमीशन को वक्त दिया है। हालांकि आपको बता दें कि इस बार प्रेस कॉन्फ्रेंस के ठीक 1 घंटे बाद ही इलेक्शन कमीशन का जवाब आया, लेकिन उन्होंने, जाहिर सी बात है विपक्ष आरोप लगा रहा है तो पूरी तरह से वो इसको नकारेंगे। उन्होंने कहा कि पूरी तरह से ये दावे गलत है, लेकिन अगर सच में दावे गलत है या फिर जो राहुल गांधी को गलत साबित करना चाहती है, उनका ये कहना है कि ये आंकड़ा गलत है, तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट में जाए। हालांकि राहुल गांधी से जब ये पूछा गया कि क्या अगर इस पर इलेक्शन कमीशन कोई जवाब नहीं देता है तो आप सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे, तो उनका साफ तौर पर यह कहना था कि मैं विपक्ष की आवाज उठा रहा हूं, मैं लोकतंत्र नहीं हूं। तो इस तरह के उन्होंने जवाब दिया। लेकिन देखने वाली बात होगी कि अभी जिस तरह से राहुल गांधी ने कहा कि हम 7 दिन का वक्त दे रहे हैं, तो आने वाले वक्त में इलेक्शन कमीशन के क्या जवाब होते हैं। या राहुल गांधी ने यह भी कहा कि जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में उन्होंने कहा था कि हम हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले हैं, तो उन्होंने कहा कि आप सब कीजिए, सॉरी आइटम बम, तो ये तो आइटम बम नहीं है, लेकिन ये भी आज जिस तरह से राहुल गांधी का प्रेस कॉन्फ्रेंस रहा, ये भी किसी आइटम बम से कम नहीं था। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहां तक वोट चोरी का सवाल है, आपने देखा कि राहुल गांधी ने और बिहार की आवाम ने, बिहार के आरजेडी जो लीडर हैं तेजस्वी यादव ने जिस तरह का नारा लगाया, वोट चोर गद्दी छोड़, तो आप देखेंगे ये नारा इस कदर मकबूल हो गया है कि बीजेपी का ताक़ुब कर रहा है, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का ताक़ुब कर रहा है, इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के साथ साथ चीफ इलेक्शन कमिश्नर का भी ताक़ुब कर रहा है। आप अंदाजा कीजिए, वोट चोरी का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि बीजेपी की एक ज़ेर इक़्तिदार रियासत में सिर्फ एक घर में 4200 वोट्स है। ये कोई मामूली बात नहीं है। ये क्या खेल हो रहा है? ये जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, ये सेक्युलरिज्म को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, ये पार्लियामेंट को और असेंबलियों को नुकसान पहुंचाने की एक बहुत बड़ी साजिश पर अमल किया जा रहा है। ये तो मजाक है और इलेक्शन कमीशन को इसका जायजा लेना चाहिए, लेकिन वो नहीं लेता। राहुल गांधी का यह इल्जाम है। और दूसरी अहम बात यह है कि आज राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाज़ेह तौर पर कहा है कि सेंट्रलाइज यानी आप सॉफ्टवेयर है, सेंट्रलाइज सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हुए कांग्रेस के और जो विपक्ष के यानी जो अपोजिशन के हामी वोटर्स हैं उनके नाम हज़फ किए जा रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में हेरा फेरी की बात तस्लीम नहीं करते, लेकिन फिर आपने एक नया तरीका अपनाया है वोट चोरी का, और उसके लिए एक सेंट्रलाइज यानी सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया जा रहा है। ये राहुल गांधी ने यूं ही बात नहीं की क्योंकि वो कायद अपोजिशन है, लीडर ऑफ अपोजिशन है, वो यूं ही बकवास नहीं करता। और वैसे भी बकवास करने में अगर मुकाबला किया जाए तो मैं समझता हूं कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और अमित शाह राहुल गांधी से कई मील, कई मुरब्बा किलोमीटर आगे दिखाई देंगे। ये मैं नहीं कर रहा हूं, मैं समझता हूं क्योंकि दूसरों ने मुझे समझाया है। अपोजिशन कायदीन के जो बयान आए उस बुनियाद पर मैं कह रहा हूं। वैसे भी वज़ीर-ए-आज़म है, वज़ीर-ए-आज़म की तौहीन नहीं करनी चाहिए, और वज़ीर दाखिला है, वो भी एक महज़िब ओहदे पर फायज हैं। ये अलग बात है कि दरअंदाजी उनके दौरे हुकूमत में हो रही है, और जिसके दौरे हुकूमत में दरअंदाजी हो रही है और उसमें वो रोकने में नाकाम हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं, हम आप पर छोड़ते हैं। तो बहरहाल राहुल गांधी ने आज जिस तरह बरहना कर दिया फिर एक मरतबा इलेक्शन कमीशन को और इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, अब उसके बाद अब देखिए किस तरह उनकी नींद फिर दोबारा हराम हो गई है। लेकिन नाज़रीन, हम हैदराबाद चलते हैं। हैदराबाद में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का दबदबा है, ये कहा जाता है, लेकिन अब ये गलत होता जा रहा है क्योंकि बोयिनपल्ली हैदराबाद में है, कहीं से कहीं उसमें नहीं है कि कोई और रियासत में नहीं है। और वहां आप देखेंगे कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के दफ्तर पर हमला करते हुए जबरदस्त कारकुनों को मारपीट की गई, और ये पुलिस ने कहा है। इस सिलसिले में पुलिस ने 7 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है, और इस यानी मजलिस के दफ्तर पर, इब्तिदाई मजलिस के दफ्तर पर हमला की क़यादत करने वाले बबलू का कहना है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और हैदराबाद पुलिस मिली हुई है, मिली भगत है, और उसी की वजह से ये गिरफ्तारियां अमल में लाई जा रही हैं। मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर आपको बता दूं कि ये 15 सितंबर को बोयिनपल्ली में ये वाक़या पेश आया था। आप अंदाज़ा कीजिए कि आप मिलादुन नबी मना रहे हैं तो ये झगड़े कर रहे हैं, लड़ाइयाँ कर रहे हैं, और अब कोई भी ये समझता है कि हम गुंडागर्दी के जरिए वोट हासिल कर लेंगे या हम गुंडागर्दी के जरिए लोगों को डरा धमकाएंगे। अब ऐसा नहीं है। अब ऐसा लग रहा
गया है कि हर बच्चा पहलवान हो गया है, महल्ले का दादा हो गया है, अगर कोई राउडी शीटर भी आता है तो फिर उसकी खैर नहीं है, ये बच्चों ने ऐलान कर दिया है। जी सर, सबसे पहले अगर हम बात करें तो मिलादुन्नबी के मौके पर जिस तरह से ये वाक़यात सामने है वो काफ़ी खौफनाक थे, क्योंकि अगर हम बात करें अपने नबी की सीरत की तो उनका कहीं भी वो नहीं था, लेकिन जिस तरह से तस्वीर भी सामने आई कि वहाँ पे कैसे मयम के दफ्तर पर लोग जाते हैं, वहाँ पे मारते हैं, उसके बाद से पुलिस के भी बयान सामने है कि 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन सबसे अहम सवाल ये होता है कि जिस तरह से आपको जहाँ हमारे नबी साहब के पैगाम जो है उसको पहुँचाने की ज़रूरत है, लेकिन उसकी बजाय आप खुद दूसरी तरफ आपस में ही लड़ रहे हैं। लेकिन अभी इस पर पुलिस का पूरा बयान सामने नहीं आया है और पुलिस ने खुद कहा है कि इस पर 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और आगे का काम जो जांच इस पे वो चल रही है। बहरहाल इसी के साथ हम अपना प्रोग्राम खबरों ख्याल इख्तिताम को पहुंचाते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी शाहिद उमर को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।